और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एक तरफ चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और वहां पर चुनाव में गठबंधन कौन से रहेंगे इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जिस तरह तमाम सवालों पर घिरती चली जा रही है उसको देखते हुए ये चुनाव भी बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जबरदस्त तरीके से राजनीतिकरण करते चले जा रहे हैं ताकि बिहार चुनाव में उसका फायदा मिले किसी भी तरीके से, और दूसरी ओर उन पर आरोप भी लग रहे हैं, कई तरह के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के आरोप लग रहे हैं, उसको बंद करने के आरोप लग रहे हैं। वहां नीतीश कुमार की सरकार जिस तरह से न केवल कानून व्यवस्था पर घिरी हुई है, वहीं वो अपने सुशासन का जो दावा करती है उस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसी घटना घटी है पिछले दिनों, एक दिन पहले मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में, कि उसने सुशासन की भी पोल खोल कर रख दी और कानून व्यवस्था की जो सच्चाई है वो तो सामने आ ही गई है। मुश्किल से एक महीने पहले जिस अस्पताल का जोर शोर से उद्घाटन किया गया, 5,500 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए, उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी की स्थिति में एक रेप पीड़ित लड़की को वहां पर जगह नहीं मिली और उसकी जान चली गई। उसने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी और कानून व्यवस्था का हाल क्या है ये भी पता लग गया। इस मुद्दे पर जबरदस्त नाराजगी है बिहार में। वहां कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार घिरी हुई है, लेकिन सरकार के भीतर भी अब जिस तरह से विरोध की, विद्रोह की और राजनीतिक समीकरण बिगड़ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और ये बता रहा है कि बिहार चुनाव किस तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी और वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान मैदान में अब पूरी तरीके से उतर गए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं, उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खुद सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका सीधा संकेत है कि उनका उद्देश्य, उनका मकसद, उनकी निगाहें कहाँ लगी हुई हैं और क्या उनका मकसद है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को आगे कर रही है, या चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा है, या उनकी पार्टी कुछ एक अलग समीकरण तैयार करने की कोशिश में दिखाई पड़ रही है, ये सारे सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था और सुशासन का मुद्दा है, जिस पर नीतीश कुमार सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई है और ये लगातार वहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी तक तो ये आ रहा था कि भाई दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, माफिया खुलेआम गोलीबारी करते हुए घूम रहे हैं, और अब दलित बच्चियों पे अत्याचार की घटनाओं में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जब हम लोग इस समय ये ब्रेकिंग कर रहे हैं तो इस समय कांग्रेस की जो महिला शाखा की अध्यक्ष अलका लांबा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है कि बिहार में इसमें कुशासन राज है और किस तरीके से भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार जो है उसमें दलित बच्चियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और इन मामलों को दबाने की कोशिशें भी हो रही हैं। तो ये एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। जो सुशासन बाबू थे उनकी छवि जो है वो कुशासन बाबू की बन चुकी है। इस बीच समीर जी, जो चिराग पासवान का मसला है उसको लेकर ये समझ में आ रहा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है कि अब बिहार में जंगल राज है, कुशासन राज है, ये जनता की समझ में आ गया है। तो इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी एक तरीके से वो नीतीश कुमार के ऊपर मढ़कर और बीजेपी से बच के निकलना चाहती है। तो अब चिराग पासवान को सामने किया जा रहा है ताकि लोग नीतीश कुमार के कुशासन को लेकर सवाल ना करें कि अब तो नया चेहरा सामने है और युवा चेहरा सामने, इसको लेकर किया जाए। बीजेपी के पास आज भी बिहार में अपना कोई चेहरा नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर सके। तो यानी अब नीतीश से छुटकारा पाकर चिराग पासवान को सामने रखकर बीजेपी राजनीति करना चाहती है, लेकिन ये आने वाले समय में कितना इसके लिए कारगर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा, लेकिन सुशासन, जो जिस तरीके का सुशासन का दावा है और उसकी सच्चाई दिख रही है कि अभी महीने भर पहले जिस अस्पताल का इतने जोर शोर से उद्घाटन किया गया, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए, वहां पर इमरजेंसी की स्थिति में एक बेड नहीं उपलब्ध हो सका और उसके अलावा भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं वहां उजागर हुई है। और दूसरे, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश सरकार घिरी हुई है। चेहरा बदलने से, सरकार का चेहरा बदलने से वो पूरी की पूरी सरकार कितनी बदल जाएगी, क्योंकि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं और इस एनडीए की सरकार में बोलबाला भारतीय जनता पार्टी का है। उस पार्टी के ज्यादा मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं।
अब चेहरा बदलकर उसको किस तरीके से सही करने की कोशिश की जाएगी अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जबरदस्त हमलावर है और वहां इस पूरे मुद्दे पर घिरी हुई है। कल एक बड़ा प्रदर्शन किया गया इस मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से, और आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा की। क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर, और इस घटना ने पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक दलित लड़की के साथ, बच्ची के साथ, उसके साथ रेप होता है और उसके बाद उसका इलाज के लिए रेफर किया जाता है। बहुत उसके साथ एक हैवानियत होती है, रेफर करते हैं पटना में, बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच, लेकिन वहां उसको इलाज नहीं मिल पाता और उसकी जान चली जाती है। सुनते हैं क्या कह रही हैं अलका लांबा, कांग्रेस की नेता। मेरे जैसी करोड़ों बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, उस भारत की बेटियां जिसे भारत नहीं भारत मां कहा जाता है। और आज इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दुख और चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से नाबालिग बेटियों के लिए भारत अब सुरक्षित नहीं रहा है। मुझे मालूम है बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी कि अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि वो भारत जिसे भारत माता कहा जाता है, वो भारत अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात को कहने के लिए एक नहीं अनेकों, बिहार कुशासन काल चल रहा है। बिहार में कुशासन काल, शुरुआत बिहार से करूंगी, आऊंगी हिंदुस्तान की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के पूरी तरह से बेनकाब करूंगी। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, तथ्य, सबूतों के साथ आई हूं, संसद में दिए जानकारी के लेकर आई हूं। 25 मई को मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। बलात्कार होता उस बच्ची का, उस पे वार होते, मात्र 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, बलात्कार हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ। और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की, इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई है। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं, और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही, और उसका इंतजार जब तक खत्म होता वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी। वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। बहुत ही एक संगीन आरोप लगा रही है अलका लांबा, और आरोप क्या वो सच्चाई है उसको देखा है किस तरीके से वहां से जब मुजफ्फरपुर से उस गंभीर रूप में उसको रेफर किया गया तो यहाँ पटना में, राजधानी पटना में उसको इलाज नहीं मिल पाया और अस्पताल तक पहुंची नहीं। जब अस्पताल भी पहुंचती है तो उसके लिए वहां पर बेड नहीं है, घंटों एम्बुलेंस में ही वो वहां पर बैठी रही। ये इसको लेकर जबरदस्त तरीके से नाराजगी है पूरे बिहार में। कल कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया है और अब ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दूसरी ओर अभी 2 दिन पहले ही वहां पर किस तरीके से रोड शो हो रहे हैं, किस तरीके से सरकार का गुणगान किया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बताई जा रही है। ये वो प्रदर्शन है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने ये प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं ने, और सरकार के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा निकाला। लेकिन केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल ही, बल्कि सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और बिहार सरकार की आलोचना हो रही है, बिहार सरकार की नाकामी की चर्चा हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिहार सरकार की नाकामी की चर्चा हो रही है और बिहार सरकार मतलब बीजेपी की सरकार, जी, मतलब एनडीए की सरकार, उसकी नाकामी की चर्चा हो रही है और इसकी जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर डाली जा रही है कि ये इसके लिए जिम्मेदार हो। जो अलका लांबा आरोप लगा रही है, बहुत गंभीर आरोप है कि चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, इसलिए उस बच्ची को वहां रेफर नहीं भेजा नहीं जा सका। यानी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से प्रधानमंत्री चूंकि वोट बटोरने के लिए गए थे और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चूंकि उनकी रगों में सिंदूर बह रहा है इसलिए वो गए थे, तो इसलिए 9 साल की बच्ची जो है वो तड़प तड़प कर मर गई। जी, ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है और इसके लिए प्रधानमंत्री पर जिम्मेदारी बनती है। अलका लांबा का ये आरोप है। जी बिल्कुल, ये आरोप है और इसको लेकर बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार घिरी हुई है। नीतीश सरकार इसलिए वहां पर उसको एनडीए की सरकार में जो भले ही वो नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हो, लेकिन उसमें बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है सरकार में और यहां तक वहां पिछले कई महीनों से कहा जाता है कि पूरी की पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता चला रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की घटना हो रही है और सबसे बड़ी बात यह कि राजधानी में प्रधानमंत्री का रोड शो है, उनका कार्यक्रम है और इसलिए किसी की जान चली जा रही है, लेकिन उसको एक वहां रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। उसी को लेकर ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रदर्शन, इसको देखते हैं किस तरीके से नारेबाजी की गई और सरकार के खिलाफ, और ये प्रदर्शन किया गया उस नाबालिग बच्ची की जिसकी जान चली गई, इस अव्यवस्था की वो शिकार हो गई, कानून व्यवस्था की शिकार हो गई हुई है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं, बिहार की सरकार ही नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें घिरते नजर आ रहे हैं और बिहार की राजनीति भी दिनों दिन किस तरीके से बदल रही है वो भी देखने वाली बात है। नीतीश कुमार को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं। प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा हुआ और ये माना जा रहा था, नीतीश कुमार की ओर से ही माना जा रहा था कि शायद उनको बिहार के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगले चुनाव के बाद भी घोषित कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से भी इस तरह का कोई उनको आश्वासन नहीं मिला। और अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, चिराग पासवान की अचानक एंट्री होती है और आक्रामक एंट्री होती है। गठबंधन के साथी तो पहले से ही है, लेकिन अब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे और माना यह जा रहा है कि अब चिराग पासवान एनडीए का फेस बनने की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी को उनका पूरा साथ मिलता दिख रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चिराग पासवान इतनी आक्रामकता के साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो बिहार में आकर चुनाव लड़ने की तैयारी न कर रहे होते। पार्टी ही नहीं लड़ेगी बल्कि खुद भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी उनको एक बड़ा फेस बनाने की तैयारी में है। कारण ये भी है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई बड़ा फेस नहीं है जिसको कि एक नेतृत्व दिया जा सके एनडीए का। हाँ बिल्कुल, जो एनडीए का नेतृत्व जिसको दिया जा सके, बीजेपी के पास अपना कोई फेस जो है वो साफ तौर पर नहीं है समीर जी। तो ये इसलिए बीजेपी परेशान भी दिखाई पड़ रही है और नीतीश कुमार से छुटकारा भी चाहती है, लेकिन अपना विकल्प उसके पास अभी कुछ नहीं है। तो अब दांव जो है वो चिराग पासवान पर खेला जा रहा है और चिराग पासवान भी जो है, जैसे पिछली बार नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो इस बार भी उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब चिराग पासवान ने कह दिया कि पार्टी का जो आदेश होगा वो उसको मानेंगे। पार्टी सर्वे करा रही है। हाजीपुर में जब थे चिराग पासवान तो उन्होंने बताया था कि सब पार्टी सर्वे करा रही है और सर्वे जब पार्टी कराएगी तो पार्टी का जो आदेश होगा उसको मानेंगे। पार्टी ने सर्वे करा लिया। उनके बहनोई जो है, जो सांसद भी हैं अरुण भारती, वो कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे और चिराग पासवान को फेस रखकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये बीजेपी के साथ फेस रखकर चुनाव लड़ेंगे कि बीजेपी से अलग लड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हो सकता है कि बीजेपी ये तैयारी कर रही हो कि नीतीश कुमार को गिच किया जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने अब विकल्प बचे नहीं है। इंडिया गठबंधन ने दरवाजे बंद कर दिए, तो ये अच्छा मौका है नीतीश कुमार से भी छुटकारा पाने का और चिराग पासवान के रूप में एक नया चेहरा सामने लाकर रख दिया जाए। लेकिन बीजेपी अपना चेहरा अभी तक तैयार नहीं कर पाई है, तो ये एक नई रणनीति में बीजेपी काम करती दिखाई। तो सुनते हैं एक बार क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, और उनका एक बयान भी आया है। कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों भी इस तरह का बयान दिया उन्होंने, बात कही, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि सीधे तौर पर उनकी इस रणनीति के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी है, पूरा समर्थन है और उसी के इशारे पर यह हो रहा है। सुन लेते हैं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं।
कहेगी स्वाभाविक है, पार्टी के मुखिया हैं, वही प्रमुख हैं और उनकी पार्टी क्या कहेगी निश्चित तौर पर उनका जो इशारा होगा उनकी पार्टी भी वही कहेगी। और उनका भी इशारा कहाँ से संचालित हो रहा है इसको समझने में भी कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इस तरह का कदम उठा चुके हैं, अकेले चुनाव लड़ने की वो घोषणा कर चुके हैं, चुनाव लड़े भी। और नीतीश कुमार जो बीजेपी से ज्यादा उनके पास सदस्य संख्या रहती थी और वो उनको उम्मीद थी कि रहेगी, वो बिल्कुल आधे पर सिमट गए। और ये इस बार भी अगर इस तरह की कोई रणनीति बनती है तो उसका क्या नतीजा होगा। लेकिन अब की बार रणनीति कुछ दूसरी बन रही है। एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और साफ दिख रहा है कि ये नीतीश कुमार के लिए कितना सेटबैक होगा, उनको कितना नुकसान पहुंचाने वाला होगा। हाँ, ये नीतीश कुमार की काट के लिए ही बीजेपी ने तख्ता निकाला है चिराग पासवान के रूप में। जी। पिछली बार तो वो हनुमान बन के बीजेपी का काम कर रहे थे, हनुमान तो अभी भी हैं वो बीजेपी के, और लेकिन इस बार अब वो खुलकर जो है करेंगे। पिछली बार तो थे वो नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ थे नीतीश कुमार को, जी। इस बार वो नीतीश कुमार का विकल्प बनने के लिए तैयार होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब बीजेपी के सहारे ही अगर वो नीतीश कुमार का विकल्प बन सकते हैं तो उनके लिए शुभकामनाएं हैं, यही कहा जा सकता है। लेकिन क्या बीजेपी इसके जरिए कुछ खेल कर रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। या नीतीश कुमार अब रहेंगे एनडीए में नहीं रहेंगे, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो फिलहाल दिख रहा है समीर जी, उसमें दिख ये रहा है कि नीतीश कुमार को किनारे करने के लिए बीजेपी अब इस्तेमाल कर रही है जी चिराग पासवान का। और चिराग पासवान अब बीजेपी का चेहरा होंगे, नीतीश कुमार बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे। तो नीतीश कुमार को अब क्या करना है ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और इसमें बिहार की जो राजनीति है बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने सुशासन का जो दावा है उसको लेकर गिरे हुए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था इस समय बुरी स्थिति में दिखाई पड़ रही है, लगातार बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वहां पर छात्रों और युवाओं का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को बुरी तरीके से कुचला गया है, वो नाराजगी वहां दिखाई पड़ रही है। और इन सब का श्रेय या इन सब के लिए जो एक उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार को बताने की बीजेपी की रणनीति चल रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है। और इसमें अचानक चिराग पासवान की जब एंट्री होती है एक फेस के रूप में, तो अब देखने वाली बात है कि ये क्या हो रहा है वहां। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो बिहार का चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं उस पर पलीता लगता जरूर दिख रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जितना महिमा मंडन कर रहे हैं, सेना की जो उपलब्धि का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सेना की जो उपलब्धि है पूरी तरीके से उस उपलब्धि को लेने से कैसे रोका गया, यानी सीज फायर क्यों किया गया, ये सवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान किए हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए हैं, सरकार को परेशान किए हुए हैं। सेना के बड़े अधिकारियों का, सेना प्रमुख का जिस तरह से बयान आ रहा है वो भी सरकार के तमाम दावों और तमाम चुप्पियों पर जो एक कह लीजिए कि उसका एक सच्चाई का पर्दाफाश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाला गया है, पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि ये सब सवाल उठे न और इस आड़ में विपक्ष को कैसे निशाना बनाया जाए। लेकिन ये चीज़ें कामयाब होती अमलेदू जी दिख नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत ही आक्रामकता के साथ विपक्ष हमलावर है सरकार पर। और उसको तमाम जिस तरह से सेना के अधिकारियों की ओर से विपक्ष की बातों की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने की बीजेपी की सारी चालें जो हैं वो धरी की धरी रह गई हैं। चूंकि अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर का जो आप जो फायदा उठाने के लिए चले हैं, तो पहले तो ये बताया जाए कि इसका नतीजा क्या हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हाँ। अगर जारी है तो फिर आप इसका अभी बीच में क्यों कूद पड़े जी, इसका परिणाम आने दीजिए, फिर परिणाम अभी नहीं आया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि परिणाम आ चुका है। तो दोनों में से एक चीज तय कीजिए। और दूसरा जो सीडीएस अनिल चौहान है, उन्होंने जो वक्तव्य दे दिया है कि हमारे जहाज गिरे थे, इसको लेकर सरकार पर सवाल उठ रहा है कि सरकार ने ये बातें देश से क्यों छुपाई और अभी भी क्यों छुपा रही है। तो आप डोनाल्ड ट्रंप के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो लगातार बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीजफायर कराया, और इधर आप ये खबरें भी छुपा रहे हैं। और आपने कई वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बंद कराया कि वो कुछ सवाल पूछ रहे थे, चलिए वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन अगर वो
खबरें सरकार की तरफ से रोकी जाएंगी, तब फिर सही खबरें कैसे आएंगी? तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी। तो इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है अगर मिस इन्फॉर्मेशन कुछ फैल रही थी? बहुत सारे सवाल इसको उठ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। समीर जी जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी। इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस है, सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टीज है, सभी पार्टियों की, विपक्ष की सभी पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं और सवाल उठा रही हैं। पहले सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद। फायर किया गया अमेरिका के दबाव में, और दूसरे उसका कैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है। और सीधे तौर पर जहां जहां प्रधानमंत्री के रोड शो हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, वहां सेना के अधिकारियों की तस्वीरें, सेना का ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी की और रैलियों में और रोड शो में। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो बड़े सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो है सीज फायर को लेकर। और सेना के अधिकारियों का चाहे ये कहना हो कि हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा है, या फिर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का ये कहना हो कि हमारे यहाँ जो तमाम परियोजनाएं हैं वो कोई पूरी नहीं हो रही हैं, अधूरी हैं, लंबित हैं, और सेना का जो एक उसके यानी सेना के पास, एयरफोर्स के पास संसाधनों की कमी है और उसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। हाँ, संसाधनों की कमी हो, इसलिए संसाधनों की कमी का ही इससे बात नहीं है समीर जी। जो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, उनका जो वक्तव्य है वो साफ तौर पे ये बताता है कि सरकार किस तरीके से निष्क्रिय है राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर। चूंकि वो सैन्य अधिकारी हैं तो उनकी एक सीमाएं हैं बोलने की, तो उन्होंने नाखुशी तो अपनी जाहिर की है, लेकिन सीमा में रहते हुए जाहिर की। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नेता होता तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस सरकार को बुरी तरीके से लपेटता कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये सरकार किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है और सेना को आयुध की जो सप्लाई है वो किस तरीके से बाधित हो रही है, और किस तरीके से निठल्ली एकदम, मतलब जो कहा जाता है, शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि सरकार है ये, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी कितनी लापरवाही बरती जा रही है। इसकी तरफ इशारा जो है वो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया। और सीडीएस ने तो जो खुलकर एक तरीके से समीर जी बात करी, हालांकि विदेशी मीडिया को उन्होंने दिया जो बात सरकार को कहनी चाहिए थी वो बात सीडीएस कह रहे हैं, वो भी विदेशी उससे कह रहे हैं, विदेश में कह रहे हैं। यही बात सरकार अगर संसद के सत्र में कहती है, संसद के इसीलिए संसद का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र, कि वहाँ बहुत सारे सवाल होंगे और सारे सवालों के जवाब वहाँ सरकार को देने होंगे। तो क्या क्या कमियां नहीं, अब जैसा कि सीडीएस ने कहा कि भाई सवाल ये नहीं है कि हमारे क्या नुकसान हुआ, सवाल ये कि हमने उससे क्या ठीक किया, तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकार जो है वो कमियां क्यों छुपा रही है, फिर ये क्यों बता रही है कि क्या ठीक किया गया। तो सरकार की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है और बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें छिपाई जा रही हैं, और जो सवाल है जो सामने दिख रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। चाहे वो सीज फायर क्यों हुआ उसका मसला हो, चाहे जो पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कहाँ गायब हो गए, ये सवाल हो, इस तरह के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए विपक्ष मांग कर रहा है संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। एक बार सुनते हैं सीपीआई के सांसद पी संतोष कुमार वो क्या कह रहे हैं, और यही सवाल उनके भी हैं जो विपक्ष के तमाम नेताओं के हैं कि आखिर पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कहां चले गए और सीज फायर के लिए सरकार क्यों तैयार हुई। अगर उस अमेरिका के दबाव में तैयार हुई तो ये बताया जाए कि अमेरिका का ऐसा क्या दबाव रहा, ऐसा जो वो ट्रेड के लिए, ट्रेड बंद करने की धमकी दे रहे थे, उससे भारत को क्या नुकसान होने वाला था, क्योंकि ट्रेड बंद होगा तो अमेरिका को भी नुकसान होगा, भारत को भी होगा। तो ये एक कोई बड़ा कारण नहीं हो सकता जिसके आगे आप सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनते हैं सीपीआई के नेता सांसद पी संतोष कुमार क्या कह रहे हैं। पहलगाम की घटना हुई, जिन आतंकवादियों ने उसको अंजाम दिया वो कहां चले गए और उनके बारे में अब तक कुछ पता क्यों नहीं चला, और बाकी सीज फायर के जो सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इस पर सरकार गिरी है, लेकिन सरकार इन जरूरी सवालों से भटकाने की कोशिश में भी लगी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर का जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। सेना के अधिकारियों की तस्वीरों के साथ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर बुरी तरीके से गिरी है। और बिहार चुनाव में सबसे जो महत्वपूर्ण, चूंकि बिहार में ही इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इसका वहां पर पूरा फायदा लेने की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो सवाल इस समय उभर कर आ रहे हैं वो भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चर्चाएं अब केवल राजनीतिक मंचों तक नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के बीच ये चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्यों सीज फायर के लिए सरकार तैयार हो गई। बिल्कुल ये हो रहा है कि आखिर सरकार सीज फायर के लिए तैयार क्यों हुई, आखिर कौन से कारण थे जिसकी वजह से सीज फायर करना पड़ा। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया और प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं। हमारी सरकार की तरफ से भी कोई स्पष्ट इस पर बातचीत नहीं की जा रही है।
जो विक्रम जो रणधीर जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये तो कहा था कि भाई अमेरिका से बातचीत हुई 7 मई से लेकर 10 मई के बीच में कई बार, लेकिन उसमें ट्रेड की बात नहीं थी। तो ट्रेड की बात नहीं हुई, ये तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड की बात नहीं होगी, उस समय तो बात ही चल रही थी। तो लेकिन ये नहीं कहा गया कि मतलब ट्रंप ने सीज फायर जो है वो ट्रेड की धमकी देकर कराया, इस पर ये गलत है। तो ये अभी तक किसी तरफ से नहीं कहा गया है। तो जब तक ये साफ तौर पर नहीं आएगा तो प्रधानमंत्री को आखिर दिक्कत क्या है वो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सामने आकर ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 11 बार कह चुके और कह ही नहीं चुके। अमेरिकी अदालत में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है वो जाकर हलफनामा दे चुकी कि उसने रुकवाया सीज फायर, क्योंकि ट्रेड वार जो था उसको टैरिफ लगाना था, और इसी आधार पर उसको अदालत ने टैरिफ लगाने की अनुमति भी दे दी डोनाल्ड ट्रंप को। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात पर अमेरिकी अदालत की मोहर भी लगवा ली। भारत सरकार इस पर क्या कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ये सवाल समीर जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछा है, जैसा कि पी संतोष कुमार जो थे वो पूछ रहे थे कि भाई जो आपने किया ऑपरेशन सत्य बहुत अच्छी बात है, और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, पहलगाम में मौजूद आतंकियों का क्या हुआ, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इन सवालों के जवाब दिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इसीलिए हम संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त है। ये पी संतोष कुमार जो सीपीआई के नेता है, सांसद है, उनका ये कहना है, और वो कह रहे हैं कि विपक्ष की ओर से पूर्ण समर्थन देते वक्त एकमात्र मांग जो थी वो संसद का विशेष सत्र बुलाने की थी। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने सरकार को जो समर्थन दिया था, और एकमात्र मांग जो थी हमने सोच की थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। और हम आतंकवाद से निपटने में सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन बदले में सरकार ने हमारी एक भी मांग नहीं मानी, और हमारी मांग है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और हमें बताया जाए कि वास्तविक स्थिति क्या है। ये तो देश जानना चाहता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। बिल्कुल। तो आखिर सरकार को ये बताने में दिक्कत क्या रही है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई हमको आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, इस तरह की जब बातें कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गोली खाने के लिए तैयार रहो, तो यही बात संसद में आकर आप क्यों नहीं बता सकते कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत जबरदस्त है और बहुत गंभीर सवाल है जो विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि सरकार के पास इनके जवाब नहीं है। लेकिन सरकार के भीतर से इस तरह की टिप्पणियां आ रही है, चाहे सेना की तरफ से आ रही है, जो विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से पुष्ट करती दिखाई पड़ रही है। अबलेतु जी, आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमारी नेवी भी तैयार थी, और अगर नेवी उसमें इन्वॉल्व हो गई तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए होते। यानी इन्वॉल्व होने नहीं पाई, ऐसा कुछ हुआ कि नेवी को रोक दिया गया और सेना को आगे बढ़ने से रोका गया। तो ये स्पष्ट है कि जो सीज फायर किया गया उसके लिए कितना भारी दबाव था अमेरिका का, और वो बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया कि हम आपके साथ ट्रेड रोक देंगे, और भारत पाकिस्तान दोनों देश तैयार हो गए। भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और ये विदेश नीति की बहुत बड़ी ये कमी मानी जा रही है, बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान और भारत को एक साथ कैसे तोला जा रहा है। पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को अपने यहाँ पाल रहा है, आतंकवादियों को भारत में भेज रहा है, और भारत उसका विक्टिम है, तो दोनों देश एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ये सवाल भी उठ रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। इसके बजाय कई ऐसे मुद्दे या कई ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिससे लोगों का ज़रूरी सवालों से ध्यान हटे। हालांकि सवाल बहुत मुखरता के साथ उठ रहे हैं, उनसे ध्यान नहीं जा रहा है। इसी के तहत जो विदेशों में शिष्टमंडल भेजा गया, सर्वदलीय शिष्टमंडल भेजा गया है, प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, लेकिन वो जाकर मिल किससे रहे हैं, वो मिल रहे हैं भारतीय समुदाय के लोगों से, और वहाँ भारतीय दूतावासों में जा रहे हैं जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और मीडिया में भी भारत से एक मीडिया संस्थान गया हुआ है जिससे बात कर रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए और क्या संदेश उससे दिया जा रहा है, और किस तरीके से है ये सवाल है। कई सारे नेता अलग अलग जगहों पर गए हुए हैं, लेकिन वहाँ के किसी राष्ट्राध्यक्ष से, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से नहीं उनकी मुलाकात हो रही है। हो भी रही है तो भूतपूर्व सांसदों से मुलाकात हो रही है, मौजूदा सांसदों से भी नहीं हो रही है। भूतपूर्व सांसदों से हो रही है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो रही है जी। यहाँ तक कि जो शशि थरूर का प्रतिनिधिमंडल गया उसकी भी नहीं हुई, जबकि शशि थरूर तो बताए जा रहे थे बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जी, और इसीलिए मोदी सरकार ने उनको भेजा है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी सीधा करके चले आएंगे। और हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप के विषय में जो उल्टी सीधी टिप्पणी कराए उसको पॉलिश करने के लिए फिर विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव है उनको जाना पड़ा। तो ये प्रतिनिधिमंडल आखिर मिल किससे रहा है, कहाँ मिल के आ रहे हैं,
एक ही एजेंसी आप लेकर जा रहे हैं, उसी से आप बातचीत कर रहे हैं, यानी एजेंसी भी आपको दूसरी नहीं मिल रही है कोई जिससे आप बातचीत कर सकें। हाँ। विदेशों में कहीं कुछ छप नहीं रहा है, हाँ, कोई इसकी चर्चा नहीं है, कोई इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली खान समीर जी, और उन्होंने जो है वो एक चैलेंज दिया है, हम अपनी टीम से कहेंगे वो चैलेंज भी दिखा सकते हैं, क्या चैलेंज दिया है जी आप बताएं। जी, तो जावेद अली खान लिख रहे हैं कि चैलेंज खोज कर बताएं, शशि थरूर के प्रतिनिधिमंडल ने ट्रंप प्रशासन के किन अधिकारियों से भेंट की। नोट, गूगल, ग्रोक, चैट जीपीटी और मेटा आदि की मदद ले सकते हैं। तो ये यही सवाल है कि किससे इन प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य हैं, इन लोगों की मुलाकात हो रही है, और नहीं तो आखिर इस प्रतिनिधिमंडल को भेजने की जरूरत क्या थी। करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो लोग। तो ये एक बार देखते भी हैं। यूके गया है प्रतिनिधिमंडल और वहां पर बीजेपी के सांसद हैं समीक भट्टाचार्य, किनसे वो बात कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, एक बार सुनते हैं, और वहां पर क्या कह रहे हैं उसको भी सुनते हैं। पर ये बोल रहे हैं, और वहां के प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो या वहां के सांसद हो या वहां के और कोई प्रभावी व्यक्ति हो, इन्फ्लुएंसर हो, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। उच्चायोग में जाकर ये लोग वहां भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये लौट आएंगे। हाँ, यानी हम टैक्स पेयर्स का पैसा अभी तक केवल अकेले मोदी जी खर्च करते थे, वो जाके लुटाते थे। अब इन सांसदों को भी दे दिया गया है कि इन टैक्स पेयर्स के पैसे पे जाकर खूब मौज करो, यही कर रहे हैं। अब बताइए, विदेश उच्चायुक्त में जाकर आपकी बात करने का क्या मतलब है? हाँ। किसको आप वहां बता रहे हैं? आपको वहां मिलना चाहिए था वहां के सांसदों से, वहां के प्रधानमंत्री से, वहां के विपक्ष के लोगों से। लेकिन सवाल तो समझ लीजिए है कि ये जितने लोग प्रतिनिधिमंडल में गए हैं, इनमें से कितने लोग पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी बार मिले हैं? अगर ये पूछ लिया जाए, इनमें से अधिकांश जो है वो एक भी बार नहीं मिले होंगे जी, 1 to 1 एक भी बार मुलाकात नहीं होगी। यहाँ तक कि शशि थरूर की भी 1 to 1 मुलाकात नहीं है, जो भी है वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में हुई है, वो हाल फिलहाल में हुई है जी। तो जब ये नरेंद्र मोदी से नहीं मिल सकते, तो ये डोनाल्ड ट्रंप से जाकर क्या मिलेंगे, और स्टीरमर है, स्टारमर क्या है, उनसे जाकर क्या मिलेंगे? कीर स्टारमर, हाँ, कीर स्टारमर, उनसे ये जाकर क्या मिलेंगे? तो ये सब ऐसी बैरंग वापस लौट कर आएंगे, और भारत की नाक जो है एक तरह से कहा जाए वो कटाकर आ रहे हैं कि आप प्रतिनिधिमंडल गया। इससे पहले 78 सालों में कभी नहीं हुआ कि भारत का कोई प्रतिनिधिमंडल जाए और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से उसकी मुलाकात ना हो। अब फ्रांस के उच्चायुक्त में जाकर सब फ्रांस के उच्चायुक्त से मिल रहे हैं जी, सिंगापुर में सिंगापुर के भारतीय उच्चायुक्त से मिल रहे हैं। अरे भाई, वो तो यहाँ पे क्यों विक्रम मिस्त्री मेल भेजकर बात कर लेंगे जो आपको कहना है। आप क्या करने के लिए गए हुए? और ये वही बात है कि ये प्रतिनिधिमंडल किस लिए भेजा गया है, क्या जरूरत थी। लेकिन वही सवाल है अमलेंदु जी की ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में, और एक जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, उससे ध्यान हटाया जाए, उसको न बुलाया जाए, इन सब चीजों से बचा जाए, इसके लिए जल्दबाजी में ये प्रतिनिधिमंडल भेज दिया गया। कहीं कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई जरूरत भी नहीं थी कि आप भेजें वहां पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, जो भारत ने किया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है, अपने आत्मरक्षा में किया है। और जो नहीं कर पाया, सबसे महत्वपूर्ण वो है कि जो अचानक सीज फायर के लिए उसको तैयार होना पड़ा। लेकिन प्रतिनिधिमंडल जाकर वहां घूम रहा है और भारत के ही लोगों से मिल रहा है, यानी इंडियन डायस्पोरा के लोगों से, भारतीय मूल के लोगों से। बिल्कुल उसी तरीके से समझ ले सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं विदेशों में, तो वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में किसी जगह पर कार्यक्रम होता है, तालियां बजती हैं, लोग जय जयकार करते हैं। एक बार सुनते हैं, बीजेपी के ही सांसद हैं, यूके में ही है, गुलाम अली खटाना, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ब्रिटेन के लोगों को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता है, और भारत ने उसको किस तरीके से जवाब दिया है। के लिए ये लोग गए हुए हैं और वहाँ पर ब्रिटेन में एक हॉल में बैठे हैं, और जब इतना जोश के साथ ये जयकारा लगा भी रहे हैं, तो आप देखिए कि जो लोग बैठे भी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं और लोग हैं, वो खुद भी उसमें उनका साथ नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। हाँ, देखिए, जब वो कह रहे हैं खटाना साहब की जोर से आवाज लगाई है, तो रविशंकर प्रसाद को जोर से आवाज लगानी चाहिए थी जी। खामोश बैठे हुए, अब जब मंच पर ही बैठे हुए लोग खामोश बैठे हुए हैं और हाथ बांधे बैठे हैं, आप देखिए सब हाथ बांधे बैठे हैं। तो भाई, ये नौटंकी करने के लिए काहे भेजा गया था इनको? ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि इनको जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम करके क्यों नहीं आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जैसा आदमी जो है वो इस प्रतिनिधिमंडल में मौजूद है, और वो जो है वो अपनी बात जो है उच्चायोग में जाकर इस तरीके से कह रहे हैं। तो यहाँ तो ये नहीं कि वैसे ही आप बाइक देकर इतनी बात कह सकते थे जी। तो ये आप किसको वहां सुना रहे हैं, कौन आपकी वहां सुन रहा है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं समीर जी, और मुझे लगता है कि पूरी जो है एक तरीके से कहा जाए, ये
दिशा भटक गया है और ये प्रतिनिधिमंडल जो है ये सिर्फ एक शोशेबाजी के अलावा और कुछ साबित नहीं हो रहा है। और अगर इसके कुछ आउटकम हैं तो सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर बताए कि इसके आउटकम्स क्या हैं और ये प्रतिनिधिमंडल क्या उखाड़ कर लाया है। बिल्कुल, वहां पर इसका टैक्स पेयर्स का जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया है, इस पर आखिर उसका हासिल क्या है, उपलब्धि क्या है? क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह पर वहाँ कायदे के लोगों से, कायदे का मतलब कि जो वहाँ के प्रभावी लोग हैं उनसे नहीं मुलाकात हुई है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से, वहाँ पर विपक्ष के नेताओं से, वहाँ के संसद के जो पार्लियामेंट के वहाँ पर जो चीफ हैं उनसे, इस तरह की अगर मुलाकातें हुई होती तो समझ में आता। और दूसरी बात ये कि जिन देशों में ये प्रतिनिधिमंडल गया है वहाँ की मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कहीं किसी कोने में जबरन एकाध जगह कोई खबर छप गई हो तो बात अलग है, बाकी वहाँ के मीडिया में भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या हो रहा है वहाँ पर। और इसी तरीके से जब वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों से ही मुलाकात कर रहे हैं तो जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, उनको बढ़िया है, सांसदों से, नेताओं से, इंडिया के नेताओं से मिलने का एक मौका मिला है। सुनते हैं एक वहाँ की जो एक भारतीय समुदाय की एक महिला वो क्या कह रही हैं। और चूंकि उनकी मुलाकात ही इस प्रतिनिधिमंडल की उन्हीं लोगों से हो रही है, उनको खुशी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए गए हैं या फिर उन तमाम देशों में जहां ये प्रतिनिधिमंडल गया है वहां अपनी बात पहुंचाने के लिए गए हैं। सुनते हैं वहां पर यूके में ही, जहां आपने देखा कि किस तरीके से वहां खटाना साहब बोल रहे थे, उसके अलावा जो ये बीजेपी के सांसद बोल रहे थे, उसका असर वहां के लोगों के बीच में जो बैठे हुए थे वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है और वो लोग भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इवेंट था। अमलेंदु जी, हाँ, इवेंट तो इवेंटबाजी तो कर ही है सरकार, हम लोग भी यही कह रहे हैं जी। और जिनसे बात हो रही वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा इवेंट था। तो इवेंट करने के लिए ही आपने क्या यहाँ से प्रतिनिधिमंडल भेजा था, तो इवेंट तो भैया यहाँ भी हो सकते थे इस तरीके के इवेंट जी। विदेश में इतना खर्चा तो नहीं होता, लेकिन वहाँ विदेश में इतना खर्चा किया है हम टैक्स पेयर्स के पैसे से। तो ये जो कहा गया था कि साहब ये माहौल बनाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, तो पाकिस्तान को बेनकाब कैसे करेंगे? अब ये खटाना साहब जो है वो वंदे मातरम और ये आतंकवाद मुर्दाबाद, इससे क्या बन जाएगा? इससे नैरेटिव बनेगा, इससे पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा। मतलब ये क्या शोशेबाजी है, समझ में नहीं। और जब यहाँ पर तनाव चल रहा था तो भारत के समर्थन में कोई देश नहीं आया, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम देशों का कोई देश शायद ही बचा हो जहां न गए हो। और यही कहा जा रहा है कि इतने देश घूमने के बावजूद प्रधानमंत्री की विदेश नीति किस तरह की है कि आपके समर्थन में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उसका कारण भी यही है जो बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री का ये दौरा होता है देशों के बीच मजबूत संबंधों के बजाय वहां पर जो डायस्पोरा और वहां का की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके साथ मजबूत संबंध करना उनकी प्राथमिकता में रहता है। ये आरोप लग रहे हैं, ये विपक्ष की तरफ से भी, और इसकी चर्चाएं जो है तमाम विश्लेषक ये बात कह रहे हैं। और उसका नतीजा दिखाई पड़ गया कि भारत के साथ कोई तैयार नहीं रहा, एक भी देश का समर्थन भारत को इस मामले में नहीं मिला, जबकि भारत पीड़ित है आतंकवाद का और उसने अपनी आत्मरक्षा में ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम चलाया। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम चलाया और पीड़ित था और सारी दुनिया को यही जाकर बताना था कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और हम पीड़ित हैं। पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमले किए और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में भी उसने हमारे नागरिकों पर गोलाबारी की, जिसमें पुंछ में हमारे 15 नागरिकों की जान गई। ये जाकर बताना था, तो ये तो कोई जाकर नहीं बता रहा है। पूरा प्रतिनिधिमंडल जितने गए ये कोई बात नहीं कर रहे, जाके नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये नारेबाजी करने के लिए इनको तो थोड़ी भेजा गया था, इनको जाके बताना था पूरी दुनिया को कि क्या हो रहा है देश में, ये इनको जाकर बताना था। समीर जी जी बिल्कुल, ये बताना था, लेकिन ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर क्या गया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसका क्या फायदा हुआ भेजे जाने का, उससे क्या उपलब्धि हासिल हुई। करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, लेकिन जो एक बड़ा सवाल उस पर उठ रहा है वो कहा जा रहा है कि इसका मकसद यही था कि तमाम ज़रूरी सवालों से, मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतने आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उसका श्रेय खुद ले रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को रोका कैसे गया, क्यों रोका गया, सीज फायर क्यों किया गया, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तमाम विपक्षी नेता लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार की ओर से उसका नोटिस तक नहीं लिया जा रहा है कि किसी भी एक जिम्मेदार नेता का बयान आया हो कि हाँ इस पर हम सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, इस जिम्मेदार कोई बयान किसी का भी नहीं आया। और बल्कि कोलंबिया ने जो था, जब शशि थरूर वहाँ मौजूद थे उसी समय पाकिस्तान के समर्थन में वक्तव्य जारी कर दिया भारत के विरोध में। तो ये जो थी वो उपलब्धि थी, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल जो था वो शशि थरूर का ही बताया जाता। इधर समीर जी, मदरसों को लेकर जो है वो काफी ज्यादा चीजें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, असम में मदरसों पे बहुत कार्रवाई हो रही है। अब इसको लेकर ऑल इंडिया सेव मदरसा कॉन्फ्रेंस जो है, इसको एक जमीयत उलमा हिंद जो है उसके अध्यक्ष अरशद मदनी है, उन्होंने एक आयोजन में लेकर बहुत बातें कही हैं। तो हम लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं। जी, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। मदरसों को लेकर कई मदरसों को बंद किया जा रहा है अवैध बताकर। आरोप है कि अवैध नहीं है, लेकिन इसको जबरन बंद किया जा रहा है ताकि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको शिक्षा ना मिल सके। सुन लेते हैं जमीयत के नेता मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं। के खिलाफ कई राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और उसको लेकर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आज वहाँ पर तमाम मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, जमीयत के लोग। और ये जमीयत के नेता मौलाना अरशद मदनी है, कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है कई राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। हालांकि और राज्यों में भी मदरसों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर विरोध हो रहा है। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसको लेकर ज़बरदस्त विरोध जो है देखने को मिल रहा है। न केवल राजनीतिक पार्टियों में बल्कि आम लोगों में भी वो विरोध दिखाई पड़ रहा है। और उस पर जो CDS का जो बयान आया सेना प्रमुख का, उस पर उसके बाद सरकार और बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया कि वहां पर भारतीय सेना को काफी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की ओर से उस नुकसान की चर्चा बिल्कुल नहीं की जा रही है। एक बार सुनते हैं कि लेकिन सरकार के तमाम समर्थक लोग CDS को भी अब घेर रहे हैं, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने जो बताया कि संसाधनों की कमी है, उस पर उनको भी घेरा जा रहा है। यानी सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को घेरा जाएगा, ट्रोल किया जाएगा। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसी मुद्दे पर कुछ कहा है, सुनते हैं क्या कह रही हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए हुए अपने एक अंग्रेजी के इंटरव्यू में यह माना कि हाँ जरूर हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे कुछ जेट्स गिरे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमारे जेट्स गिरे। यह जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों गिराया गया और उसके बाद हमने क्या किया। और उन्होंने बताया कि हमने रीस्ट्रैटेजाइज किया और हमने घर में घुसकर उसके बाद पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान के एयरबेस काफी अंदर जाकर तबाह किए। यही तो पहचान है डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स की, यही तो पहचान होती है शूरवीरों की, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की। जब वो मन बना लेते हैं तो वो दुश्मन को सबक सिखाते हैं और वो थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ तो उसको मानने से इनकार नहीं करते। ये कौन मान सकता है कि अगर आप एक युद्ध लाइक सिचुएशन में हैं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो जरूर आपका कुछ नुकसान होगा और उसको मानना ही तो हमारी साख है, उसको मानना ही तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उसको मानकर हमने उसके बाद क्या किया वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन सरकार उस पर लीपापोती क्यों कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में संशय पैदा करता है। क्योंकि ना वो सिर्फ देश को भ्रमित कर रहे हैं, वो असल में सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं, उस सेना के मनोबल को जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। और आप उनके इतने बड़े कीर्तिमान को छुपा छुपाई खेलकर, लीपापोती कर कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। एक और बात, आज जब जनरल चौहान ने ये बड़ी बात बोली तो उन्होंने डिसिप्लिन आर्म फोर्स की तरह बात करी, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो दोरुपल्ली के ट्रोल हैं, वो खड़े हो गए ये कहने के लिए कि ऐसा करके CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नैरेटिव खराब कर दिया है। अब वो समझाएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब, कहां, कैसे, क्या बोलेगा। ये वही लोग हैं जो विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए थे, उनकी बेटी को नहीं बख्शा था, और अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ गए। लेकिन असलियत यह है कि इन लोगों को किसी चीज की कोई समझ नहीं है। ये लोग सिर्फ ट्रोल कर सकते हैं। इनके जब सच और तर्क बोला जाता है, और तर्क बोलना यूनिफॉर्म के लोगों का, टॉप डिप्लोमैट्स का काम है, और जब वो तार्किक बातें
बातें करते हैं, जब वो सच्चाई बयां करते हैं तो इनके झूठ के पुलिंदे ध्वस्त हो जाते हैं और ये औंधे मुंह गिर पड़ते हैं, और उसके बाद ये हर उस व्यक्ति को अटैक करते हैं जो इनकी सच्चाई को उजागर करता है, और उसमें चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी हो, कोई भी हो। लेकिन यहां पर एक बात जरूरी है समझनी, ये वो लोग हैं जो सेना को कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, किसी खिलाड़ी को कैसे खेल खेलना चाहिए, किसी जज को जजमेंट कैसे देना चाहिए, ब्यूरोक्रेट को कैसे काम करना चाहिए, ट्रेड कैसे होना चाहिए, हर चीज का इनके पास जवाब है। असल में ये कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, और ये हर उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करने को तैयार है जो इनके झूठ के पुलिंदे को ध्वस्त करता है, और यही काम आज ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ कर रहे थे। लेकिन सवाल आज इस बात का है कि जो बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर के एक इंग्लिश इंटरव्यू में कही, क्या वो बात रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के सदन को इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं कह सकते थे? दो मीटिंग हो गई, वहां पर कुछ नहीं बताया गया। संसद के विशेष सत्र की डिमांड लगातार उठ रही है। जो बात आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही है, इसी बात का मुद्दा तो राहुल गांधी जी ने उठाया था, और इसी बात का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, और आपने देशद्रोही को का कगार दे दिया। दिक्कत की बात यह है कि लोकतंत्र में छुपाया नहीं जाता है, लोकतंत्र में शूरवीर सच बताते हैं, और उस सच के बाद हमने हौसला और हिम्मत रख के क्या किया ये भी बयां करते हैं। ये काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इसका जवाब सिर्फ वो दे सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो सेना के मनोबल के साथ और इस देश के विश्वास के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन क्या छिपा रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है। जवाब ना देना पड़े इसलिए तमाम कार्यक्रम तमाम जगहों पर लोगों को उलझाया गया है, और संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग की जा रही है उस मांग पर को तवज्जो ही नहीं दी जा रही, उसको सुना ही नहीं जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है। सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई जा रही है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, और 2 सर्वदलीय बैठक हुई भी तो उसमें प्रधानमंत्री ही नजरारत रहे। दिल्ली में रहते हुए भी वो उस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। हाँ, दिल्ली में थे और सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, बाद में भी शामिल नहीं हुए, जबकि उस दिन भी दिल्ली में थे। जी, दोनों दिन दिल्ली में थे, सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, और सिर्फ सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, समीर जी उनका ट्विटर हैंडल जो है वो लगातार खामोश रहा। जी, एक शब्द जो थे वो नहीं निकला। पहलगाम के बाद से लेके और ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने तक लगातार उनका ट्विटर हैंडल जो था एकदम खामोश रहा, और बिल्कुल भी कुछ उसने नहीं कहा। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री खामोश क्यों थे, और अब प्रधानमंत्री जब इतना बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्या बातें छिपाना चाहते हैं, ये सवाल पूछ रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा जा रहा है, और बहुत सारे सवाल हैं पहलगाम की घटना से लेकर और सीज फायर तक, कि आखिर बहुत से सवाल जो हैं उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उसमें केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर का महिमा मंडन और सरकार उसका क्रेडिट खुद लेते हुए करती दिखाई पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा ऑपरेशन प्रधानमंत्री ने खुद ही लीड किया हो, क्योंकि उनके जो कटआउट और होर्डिंग्स लग रहे हैं उनके सम्मेलनों में और रैलियों में और उनके रोड शो में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में दिख रहे हैं, और सेना के अधिकारियों की तस्वीरें भी तमाम होर्डिंग्स में लगी हुई है। यानी पूरी तरीके से सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर सेना के प्रमुख कह रहे हैं, वायुसेना के प्रमुख की संसाधनों की किस तरह से कमी है सेना के पास, यहाँ पर तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं कितने डिले हो रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स हमको मिलने चाहिए वो नहीं उनकी डिलीवरी हो रही है समय से, सालों जो है उसमें लग जा रहे हैं। और दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जिस तरीके से सीडीएस का बयान आया है, तो अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और यानी सेना की तरफ से ही ढेरों सवाल उठ रहे हैं, और जो विपक्ष के सवाल हैं उनकी पुष्टि वहां से होती हुई दिखाई पड़ रही है। पर केवल और केवल सरकार चाह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का वो श्रेय लेती रहे और किसी तरीके से बिहार के चुनाव में वो जीत हासिल करे। हाँ, बिहार के चुनाव में जीत हासिल करे किसी भी तरीके से, और आने वाले समय में इसका फायदा मिले। लेकिन अब ये इसके खिलाफ देश भर से आवाजें उठने लगी हैं, और पिछले दिनों कई वीडियो वायरल हुई जिसमें महिलाएं जो थी बहुत आपत्ति जता रही थी इनके घर घर सिंदूर कार्यक्रम को लेकर, और फिर बाद में खुद बीजेपी को कहना पड़ा कि ये फेक न्यूज़ है। यानी पहले न्यूज़ फैलाई, फिर खुद ही फैलाई हुई न्यूज़ को कह दिया फेक न्यूज़ है, क्योंकि उनके तमाम प्रवक्ता जो थे वो टीवी चैनल्स पे बैठकर बता रहे थे कि घर घर सिंदूर भेजा जाएगा, तो अब वो सिंदूर घर घर भेजने का वापस लिया गया, यानी बीजेपी को समझ में आ गया कि इसका नुकसान होने जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान बीजेपी को समझ में आ रहा है उसको। लेकिन इधर जो समीर जी, इस समय पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो भारी मानसून
मानसून से वहां तबाही एक तरह से आई हुई है। आज ही जो केंद्रीय मंत्री है किरण जी। रिजिजू, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है कि किस तरीके से अरुणाचल में भारी तबाही आई हुई है और लोग जो है वो रस्सी का इस्तेमाल करके उसको सड़क को पार कर रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया है कि किस तरीके से वहां भारी बारिश से जनहानि हो रही है। जी, तो राहुल गांधी लिख रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई जनहानि की खबर अत्यंत दुखद है। इस त्रासदी के कारण गुवाहाटी में हालात बेहद चिंताजनक हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि राहत और बचाव कार्यों को तेज किया जाए और हर जरूरतमंद तक तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हर प्रभावित व्यक्ति की मदद के लिए राहत कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करें। तो असम और अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है, नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गंभीर स्थिति है वो है असम में और अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि असम में तो बहुत ही प्रभावी और मुखर मुख्यमंत्री है, लेकिन वहां तमाम लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो बहुत सारी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। और इन सब को दरकिनार करते हुए जो मुख्य चिंता है भारतीय जनता पार्टी की वो ये है कि कैसे बिहार का चुनाव जीता जाए, ऑपरेशन सिंदूर का कैसे राजनीतिक फायदा उठाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द जो तमाम सवाल हैं, कैसे पहलगाम की घटना हुई, सीज फायर क्यों हुआ, पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी कहाँ चले गए, इन सब सवालों के जवाब की उसको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। तो अब ये लेकिन सेना की इस राजनीति को लेकर बुरी तरीके से घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, कैसे उस राजनीतिकरण कर रही है सेना का। और ये सवाल अभी कहीं से भी ये कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर घेर रहा है और सर्वदलीय बैठक के अलावा संसद के विशेष सत्र की मांग भी हो रही है।